दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ देश में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। उस क्रांति में पूरे भारत में 3,65,000 अंग्रेज मारे गए थे। कुछ 2-4 अंग्रेज जिंदा बच गए, फिर वो भागकर किसी तरह लंदन पहुंच गए और उन्होंने भागने के लिए पहले अपने पूरे शरीर को काला किया ताकि वो भारतवासी लगे। उन्होंने अंग्रेजों की संसद में सारी कहानी सुनाई कि भारत में तो विद्रोह हो गया है, बगावत हो गई है। इसके बाद अंग्रेजों की संसद में एक प्रश्न आया कि आगे कभी भी ऐसा कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कई लोगों ने अपने प्रेसिडेंट से कहा कि दोबारा से ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम चिंता ना करो, हमारे भारत के कई मित्र हैं, उनकी मदद से हम फिर भारत में जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उनके मित्र और दोस्त कौन? हमारे लिए जो गद्दार, वो अंग्रेजों के लिए मित्र और दोस्त। क्या आपको पता है इस देश में कई परिवारों को अंग्रेज ने राय बहादुर सर नाइट हुड की पदवी दे रखी थी और ये पदवी लेने वाले सब परिवार गद्दार निकले और इन्होंने अंग्रेजों की खूब मदद की। सबसे बड़ा परिवार जिसने 1857 के विद्रोह के बाद जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की, वो है पटियाला का परिवार, जो आज भी जिंदा है और उसी परिवार का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता रहता है पंजाब में। पटियाला के नवाब खानदान ने 1857 की क्रांति के बाद क्रांतिकारियों की मदद नहीं की बल्कि अंग्रेजों की मदद की और उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा जिसकी कॉपी राजीव दीक्षित जी के पास थी, जो समय आने पर वो पूरे देश को दिखाने वाले थे। उस पत्र में वो नवाब लिखता है कि आप आइए और भारत को दोबारा गुलाम बनाइए। मैं आपको 20,000 सैनिक दूंगा और 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप फिर भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करिए। तो पटियाला के नवाब के कहने पर अंग्रेज आ गए। इसी तरह हरियाणा के जिंद का एक नवाब था, इसने अंग्रेज की मदद की। फिर ग्वालियर का ये जो सिंधिया खानदान है, इसने अंग्रेजों की बहुत मदद की। ऐसे ही हैदराबाद के एक सलार्जन खानदान है जिसको हैदराबाद का निजाम भी कहते थे। ऐसे कुल मिलाकर 10 से 12 परिवार थे जिन्होंने अंग्रेजों को स्वर्ण मुद्राएं दी और भारत के क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए सैनिक भी दिए। तो इन सब राजाओं की मदद से अंग्रेजों ने फिर से इस देश में प्रवेश किया और क्रांतिकारियों की कत्लेआम शुरू कर दिया पूरे देश में। 1 सितंबर 1857 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक हिंदुस्तान से करीब 7 लाख क्रांतिकारियों का अंग्रेजों ने कत्ल करवा दिया। और कत्ल भी कैसे किया, अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक बिठूर नाम का छोटा सा शहर है कानपुर के नजदीक, वहाँ के 2 बड़े क्रांतिकारी थे, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे। ये दोनों क्रांतिकारियों के शहर के 24,000 लोगों को गोलियों और तलवार से काटकर मार दिया। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को नहीं बख्शा। उन सबका अपराध कोई भी नहीं था, बस यही अपराध था कि वो लोग नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे के शहर में रहते थे। तो अंग्रेज कहते थे ये सब हमारे खिलाफ बगावत करेंगे और सब क्रांतिकारी बनेंगे, इसीलिए सबका कत्ल करो। और ये कत्लेआम अंग्रेजों ने भारत के पटियाला नवाब, राजा, जिंद का राजा, ग्वालियर का सिंधिया खानदान, इन सबके सैनिकों की मदद से किया। और ये सारे कत्लेआम पूरे देश में हुए, जिसके कारण अंग्रेजों की सरकार फिर से स्थापित हो गई। अंग्रेजों की सरकार स्थापित होने के पश्चात 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने एक ऐलान किया जो भारत के बड़े बड़े अखबारों में छपा। उस ऐलान में कहा गया कि आज के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार नहीं चलेगी, कानून की सरकार चलेगी और वो सब कानून अंग्रेजों की संसद बनाएगी और उसी के आधार पर ये देश चलाया जाएगा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए बहस ये हुई कि कानून ऐसे बनाए जाए कि सभी भारतवासी कभी भी दोबारा से खड़ा ना हो सके और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना कर सके। अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली बगावत थी वो शास्त्र बगावत थी, उसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून यह बनाया कि घर में हथियार वही रख सकेगा जिसके पास लाइसेंस होगा, जिसके पास नहीं होगा वो हथियार नहीं रख सकता। तो अंग्रेजों ने लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट पहला कानून बनाया और इस कानून के आधार पर यह किया गया कि घर घर की तलाशियां ली गई कि किसके घर में बंदूक है, किसके घर में हंसिया है, छुरा है,
चाकू है सब अंग्रेजों ने छीन लिए, क्योंकि अंग्रेजों को इन्हीं हथियारों से डर था कि कहीं ये लोग फिर से बगावत ना कर दे। और एक बार अगर भारतवासियों का हथियार छीन गए तो भारतवासी बहुत कमजोर हो गए, और वो कमजोरी इतनी भारी पड़ी कि अगले 90 साल तक फिर हमें अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ी। और ये कानून आजादी के करीब 70 साल बाद आज भी चल रहा है। आपको तो पता ही होगा, हथियार वही रख सकता है जिसके पास लाइसेंस होगा, और लाइसेंस देने का काम सरकार करती है। पहले गोरे अंग्रेज की सरकार यह काम करती थी, अब काले अंग्रेजों की सरकार ये काम कर रही है। दूसरा एक कानून अंग्रेजों ने बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। कभी भी भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना करे, उसके लिए उनको मार पीट कर, दबा कर, कुचल कर सबकी कंट्रोल में रखने के लिए एक एजेंसी बनाई जिसको पुलिस कहा जाता है। क्या आपको पता है 1858 से पहले इस देश में कोई पुलिस नहीं थी, किसी भी राजा ने पुलिस नहीं रखी। हाँ, आर्मी रखी थी लेकिन पुलिस नहीं रखी, क्योंकि पुलिस की जरूरत नहीं थी। अपने ही लोगों को मारना पीटना, दबाना धमकाना ये काम कोई नहीं करता है। कोई भी राजा अपनी प्रजा पर यह अत्याचार नहीं करेगा, लेकिन अंग्रेजों ने पुलिस बनाई जिसका नाम रखा इंडियन पुलिस एक्ट। और उसमें जो आधार दिया गया वो ये कि हर पुलिस वाले को राइट टू ऑफेंस होगा, लेकिन किसी भी भारत के नागरिक को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। मतलब ये कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपको पकड़कर लाठी से मारने लगे तो आपको लाठी पकड़ने का भी अधिकार नहीं होगा। आप सिर्फ पीटते रहिए, और अगर आपने उसकी लाठी पकड़ ली तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि अंग्रेज अधिकारी को ड्यूटी करने से आपने रोका। और यही कानून आजादी के करीब 70 साल बाद भी चल रहा है। अंग्रेजों ने ऐसा ही एक कानून बनाया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत होती थी जो गांव में हर करी करती थी, जैसे टैक्स लगाना या उसको गांव के विकास के लिए खर्च करना। ये सब अधिकार छीनकर कलेक्टर को दे दिए, और उस पोस्ट को डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कहते हैं। और ये इस कानून के तहत हुआ, उसको इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कहते हैं। ये कानून भी अभी तक वैसे का वैसा ही चल रहा है।